एक बार लोग दिल का टूटना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दल का टूटना किसी कीमत पर नहीं। नहीं साहब, कोई कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो दिल टूटे या दल टूटे। अंत में टूटता तो दिल ही बेचारा है। अब ले लो ना, कल घर में एक कप टूट गया और उसके बाद मैडम का दिल, क्योंकि उनका बहुत प्यारा कप था। आगे मत कहना कि वो मायके से आया था, ठीक है, किसी ने गिफ्ट किया था। महाराष्ट्र में एनसीपी नामक राजनीतिक दल टूट गया और कईयों के दिल टूट गए। भाई साहब, ये दल है। इस समय दलदल में कई राजनीतिक दल फंसे हुए हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। महाराष्ट्र में एनसीपी दल में टूट हो गई, लेकिन कुछ लोग फेविकोल लेकर खड़े थे। फिर क्या था, जोड़ दिया दिल, लेकिन उस दल के साथ नहीं, अपने दल के साथ जोड़ लिया। अजीत पवार ने दल नहीं तोड़ा, उन्होंने शरद पवार का दिल तोड़ा है, सुप्रिया सुले का सपना तोड़ा है और आगे भी बहुत कुछ तोड़ेंगे। अजीत पवार ने कहा कि उनकी अनदेखी हुई है, यानी शरद पवार जी ने पहले अजीत पवार के सपनों की बिल्डिंग को ढाकर सुप्रिया सुले के आलीशान बंगले की नींव रखी और उस नींव में प्रफुल्ल पटेल नाम का एक मजबूत पत्थर डाला, लेकिन उस मजबूत पत्थर का भी दिल टूट गया और वो नींव से खिसक गया और शरद पवार और सुप्रिया सुले के सपनों का महल बनने से पहले ही सरकारी ठेके पर बनने वाले बिहार के पुल की तरह ढह गया। अब क्या था, बीजेपी ईंटा गारा और बड़ी वाली वाटर प्रूफिंग की डिब्बी लेकर पहुंच गई। अब आप पूछेंगे कि सरकार तो एकनाथ शिंदे चला रहे हैं, फिर बीजेपी क्यों पहुंच गई ईंटा गारा लेकर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मनमोहन सिंह जी 10 साल हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरकार कौन चला रहा था। आशा करता हूं मेरे प्रश्न से आपको उत्तर मिल गया होगा। हाँ, तो एक उत्तर था, लेकिन राजनीतिक दलों के दलदल में बहुत सारे सवाल दबे हुए हैं। सवाल नंबर 1, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तिकड़ी कब तक तालमेल रख पाएगी, या इनमें से किसी को महाराष्ट्र से हटाकर दिल्ली बुला लिया जाएगा। मेरा मानना है कि ये सारे तालमेल मजबूरी में किए गए हैं और मजबूरी में किए गए समझौते मजबूर रहने तक ही मंजूर होते हैं। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श मानते थे और उद्धव ठाकरे का कुर्सी प्रेम उनको बाला साहब की नीतियों से दूर करता गया और यही शिवसेना के सिद्धांतों से दूर होना एकनाथ शिंदे को दूर कर गया। माना जाता है एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी का साथ छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने से शिंदे अपने आप को सहज नहीं महसूस कर रहे होंगे और उनके दल में भी कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जो आशंका भी जाहिर कर चुके होंगे कि हो सकता है उनके दल के कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए और ऐसी स्थिति में शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहेगी, क्योंकि अजीत पवार कभी भी बगावत कर सकते हैं और जब उन्होंने अपने चाचा का दल नहीं छोड़ा तो बीजेपी और शिवसेना को छोड़ देंगे। बस यही कारण है कि बीजेपी अजीत पवार को फ्री हैंड नहीं देगी, लेकिन यदि शिंदे के विधायक अयोग्य घोषित नहीं होते हैं तो शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक स्थिति और बनती है कि शिंदे के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्हें केंद्रीय राजनीति में बुला लिया जाए, लेकिन यह पूरी तरह से शिंदे के ऊपर निर्भर करेगा। अजीत पवार किसी कीमत पर केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी बगावत नई है और ऐसे में मुंबई में रहकर अपने धड़े को दलदल से निकालकर एक मजबूत दल में बदलने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए जनता का विश्वास जीतना होगा और इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र में ही रहना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला ले और महाराष्ट्र को शिंदे और अजीत पवार के ऊपर छोड़ दे? ऐसा हो सकता है यदि बीजेपी की मत मारी गई होगी तो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बहुत ही सुलझे और समर्पित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और उस शिंदे तथा अजीत को साथ लेकर चलने की क्षमता भी रखते हैं। सवाल नंबर 2, क्या अजीत पवार बीजेपी को धोखा देंगे? साहब, राजनीति तो जानी ही जाती है धोखा देने के लिए। कभी पार्टी को धोखा दिया जाता है तो कभी जनता को, और जो एक बार धोखा दे चुका हो वो कितनी बार भी धोखा दे सकता है।
कुछ लोग कहते हैं और मेरा भी मानना है कि पिछली बार बीजेपी को जो धोखा अजित पवार ने दिया था वो अजित पवार ने नहीं बल्कि चाचा पवार ने दिया था, या यूं कहें कि इसकी गुगली वाली पटकथा चाचा ने लिखी थी। और उस समय तक अजित पवार को आशा थी कि चाचा उनके परिश्रम का पारितोषिक अवश्य देंगे, और जब उन्हें चाचा ने दरकिनार कर दिया तो दल लेकर ही दरकिनार हो गए। पहले भतीजे का दिल टूटा और अब भतीजे ने दल तोड़कर चाचा का दिल तोड़ दिया। सवाल नंबर 3, शिंदे और अजित पवार से बीजेपी को क्या मिलेगा? यह मेरा मानना है कि जनता चुनाव चिन्ह पर जाती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कुछ मतदाताओं के वोट कुछ पार्टियों के लिए दशकों से फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस में रखे फिक्स डिपॉजिट के पैसे की तरह। ऐसे मत और मतदाताओं को रिझाकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी को वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी करवाते हैं तो कम से कम उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी की वोट तो कटेंगे, और इस तरह से बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू होंगे। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग एक समस्या बन सकती है। हालांकि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का समझौता आसानी से हो सकता है, लेकिन अजित पवार के साथ मुश्किल आने की संभावना है। यदि वर्तमान गठबंधन लोकसभा चुनाव तक चल जाता है तो बीजेपी अपनी शर्तों पर अजित पवार को मना सकती है, क्योंकि अजित पवार की पहली परीक्षा होगी। यदि अजित पवार अच्छा कर जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से सौदेबाजी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव तक भाजपा के साथ जुड़ने वाले दोनों गुट शांति बनाए रखेंगे। बीजेपी ने अजित पवार को अपनाकर विपक्षी एकता को तार तार कर दिया है, अर्थात तीर एक निशाने कई लगाए हैं और सटीक लगाए हैं। हाँ, तो याद आया कि आप लोग भी अपना सही निशान अंगूठे के निशान पर लगाकर वीडियो को लाइक कर दें और अपने समूह में इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आप जैसे कुछ और भले लोग मेरे साथ जुड़ सकें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें यदि अभी तक नहीं किया है तो। एनसीपी में आग क्या लगी? पूरा विपक्ष बिल में घुस गया है। वो लोग मोदी को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने दलों को। लोग कहते हैं 9 साल में क्या बदला है, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलो तब पता चलेगा कि 9 सालों में लगभग पूरा देश ही बदल गया है। सड़कों का जाल, ट्रेनों के डबल ट्रैक, जिन रेलवे स्टेशनों पर पानी में घुसकर जाते थे प्लेटफॉर्म तक, अब लिफ्ट या एस्केलेटर से जाते हैं। ट्रेन से 800 किलोमीटर का सफ़र 16 घंटे में तय करते थे, और अब वंदे भारत से 9 घंटे में, तो बाकी ट्रेन से 11 घंटे में तय कर लेते हैं। आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज मुफ्त में हो रहा है। पहले तो घर मकान जो सरकारी मिलता था उसका 70% तो सरकारी लोग खा जाते थे। वैसे ये लोग खा भी रहे हैं, लेकिन खाते उतना ही है जितना आप खिलाते हैं। जीएसटी, जिसे लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, वो संसद भवन के सामने खड़े शेर की तरह दहाड़ कर भारत की मजबूत इकोनॉमिक स्थिति की गवाही दे रहा है। विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ लोग परिवारवादी पार्टियों के चापलूसी के चश्मे को पहन करके विकास को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कहाँ दिखेगा। यह हो सकता है मोदी जी बहुत अच्छे ना हो, लेकिन इस समय मोदी जी से अच्छा नेता देश में कोई दिख नहीं रहा, और यही कारण है कि सब तरफ ईडी, सीबीआई और एनआईए का खौफ छाया हुआ है। इसीलिए सब ईडी, सीबीआई का नाम लेकर चिल्लाते रहते हैं। भाई, यदि तुम साँच हो तो तुमको आँच काहे लग रही है? सारे चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ विपक्ष में तो कुछ सत्ता में। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।